हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। आज जो है हम टॉपिक देखने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवन इससे क्वेश्चन आता है। सो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए आज का हमारा जो क्लास है वो टीचिंग का है। टीचिंग की अवस्थाएं यानी कि फेजेस कौन कौन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं ये मीन्स वीवीआई टाइप का है और ये अलग अलग भी क्वेश्चन दे देता है। ये जो क्वेश्चन है अलग अलग दे देता है, जैसे नोट्स लिखने को दे देगा कि प्री एक्टिव स्टेज के बारे में लिखिए, इंटर एक्टिव स्टेज के बारे में लिखिए, पोस्ट एक्टिव स्टेज के बारे में लिखिए। ज़्यादातर प्री एक्टिव वाला ही आता है कि इसके बारे में बताइए। देखिए ये होता क्या है, जब हम टीचिंग करने जाते हैं तो 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। एक तो मतलब कि जब हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे जस्ट पहले जो हम प्रिपरेशन करके जाते हैं। दूसरा कि हम जब पढ़ाते रहते हैं तो जो हमारा बोल सकते हैं कि इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ वो। और तीसरा पढ़ाने के बाद भी टीचर का काम खत्म नहीं होता है, जिसको हम पोस्ट एक्टिव बोलते हैं, जिसको उत्तर क्रिया अवस्था बोलते हैं, जो पढ़ाने के बाद क्या क्या काम है वो करना। तो ये 3 स्टेजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जब आप बनाइएगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला ही है, ये मैं कंफर्म करके बता रही हूँ आपको, तो इसको इस तरह से बनाइएगा, शिक्षण की अवस्थाएं। और जब इसका नोट्स बनाइए तो इस तरह से ऐसे डायग्राम बनाइए, और 1 2 और 3। पहला प्री एक्टिव, ठीक है, फिर इंटर एक्टिव, ठीक है, और फिर पोस्ट एक्टिव। ये जरूर लिखिएगा, पूरा नाम लिखिएगा। यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख पा रही हूँ, आप यहाँ पे पूरा नाम लिखिएगा। और उसके बाद प्री एक्टिव स्टेज इस तरह से 1 नंबर दे करके इसको डील कीजिएगा, ठीक है। अब हम डीलिंग देखेंगे कि इसमें डीलिंग करना कैसे है और क्या क्या लिखना है। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा। ये क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग में ही आएगा। तो चलिए पूर्व क्रिया अवस्था यानी प्री एक्टिव स्टेज देखते हैं कि होता क्या है। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ये पढ़ाने से पहले का काम है जो टीचर का होता है। वो सारी क्रियाएं, वो सारी एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं। पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाता है। हम जो प्लानिंग करते हैं वो, और पढ़ाने की तैयारी करता है। इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं आती है जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। जो मैंने अभी आपको बताया, कक्षा में क्लासरूम में जाने से पहले जो जो काम किए जाते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ इसमें आती है। इस अवस्था को शिक्षण नियोजन अवस्था क्या बोलते हैं? टीचिंग प्लानिंग स्टेज। क्या इसको बोलते हैं? शिक्षण नियोजन अवस्था, शिक्षण नियोजन व्यवस्था, शिक्षण नियोजन व्यवस्था यानी टीचिंग प्लानिंग स्टेज भी कहा जाता है। शिक्षण की इस अवस्था के अंतर्गत शिक्षक शिक्षण योजना का चयन करता है, उसका नियोजन करता है ताकि अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त कर सके। इस समय शिक्षक अपने शिक्षण को सुनियोजित तथा सफल बनाने के लिए चिंतन करता है, संबंधित साहित्य का अध्ययन करता है और दूसरे से विचार विमर्श करता है। इसलिए इसे प्रत्यात्मक या कॉन्सेप्चुअलाइज करने की अवस्था, जिसमें हम कॉन्सेप्ट को जो है वो पूरी तरीके से आप बोल सकते हो कि अपने दिमाग में बैठाते हैं कि हमें क्लास में जाके पढ़ाना कैसे है। क्लास में जाने से पहले हमारा जो एक्टिविटी होता है, सबसे पहले अभी देखिए मैं इसको पढ़ के नहीं बता रही हूँ, रियल चीज़ों से जब आप कनेक्ट करोगे ना तो आपको लिखना ईजी होगा। तो एज अ टीचर जब हम क्लास में जाते हैं उसके पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले टॉपिक चूज़ करते हैं, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ाना है, कौन सा विषय वस्तु आपको पढ़ाना है, ठीक है। हमने वो चूज़ कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें ये टॉपिक को आपको समझाना कैसे है, कौन से टीचिंग मेथड को यूज़ करना है, टीचिंग एड्स को यूज़ करना है, कितने टाइम तक क्लासरूम में हमें रहना, 40 मिनट्स रहना है, 40 मिनट्स में हम कैसे करेंगे। उसके लिए हम लेसन प्लान बनाते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे होगा, इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे चैप्टर को। फिर उसके बाद आपका जो है प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानेंगे, किससे आपका प्रीवियस नॉलेज है कि नहीं, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा क्लास में जाने से पहले होता है, ठीक है। अंतः प्रक्रिया अवस्था, इंटरएक्टिव स्टेज, इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं समावेशित होती हैं जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करने के समय तक करता है। जैसे ही क्लास में आपने एंट्री ली
और उसके बाद जो आपका काम शुरू हो गया, तो जब तक आप क्लासरूम में हो तब तक ये अवस्था, ये स्टेज जो है, इंटरैक्टिव स्टेज जो है, चलते रहता है। इस अवस्था में शिक्षक और छात्र कक्षा में आमने सामने होते हैं। शिक्षक शाब्दिक और या अशाब्दिक प्रेरणा प्रदान करता है, पाठ के विभिन्न तत्वों का वर्णन करता है, प्रश्न पूछता है और उत्तर सुनता है, साथ ही उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता है। शिक्षक इस अवस्था में पहले तैयार की गई शिक्षण की योजना का कार्यान्वयन करता है, मतलब कि जो उसने प्लानिंग की है, जो टीचिंग प्लानिंग की है, उसी को इम्प्लीमेंट करता है। पूर्व अवस्था में की गई पढ़ाने की तैयारी को वास्तविक रूप देने के लिए वह विभिन्न प्रकार के शिक्षण उपागम, व्यू रचनाएं, शिक्षण युक्तियां आदि का प्रयोग करता है। टीचिंग स्ट्रैटेजी, टीचिंग अप्रोचेज, टीचिंग मेथड, ये सारी चीज़ों का यूज़ करता है। किस लिए? जो उसने प्री एक्टिव स्टेज में जो उसने प्लानिंग की है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो इन तीनों चीज़ों का यूज़ करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पोस्ट एक्टिव स्टेज। इस अवस्था में शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद, अब आप लोग को ये लग रहा होगा कि पढ़ाने से पहले काम, पढ़ाते टाइम में तो काम होगा ही, समझना ही है, वो तो समझ में आता है। अब पढ़ाने के बाद क्या काम होगा, खुद सोचिए क्या काम होगा। आइए देखते हैं। शिक्षक सीखे गए कार्य का मूल्यांकन करता है। आपको पढ़ाने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है। आपने जो पढ़ाया है वो बच्चे को समझ में आया या नहीं, कितना समझ में आया, इसका इवैल्यूएशन कौन करेगा? इसका इवैल्यूएशन तो दूसरा कोई नहीं करेगा, आपको खुद ही करना है। मूल्यांकन का कार्य उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करता है। मूल्यांकन करके शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि उसने कक्षा में कुछ पढ़ाया है, उसका प्रभाव छात्रों पे कैसे पड़ा है। समझ में आया? तो मूल्यांकन का काम पोस्ट एक्टिव स्टेज के में कौन सा काम होता है? मूल्यांकन। तथा उनके व्यवहारों में किस सीमा तक परिवर्तन आया, भविष्य में वांछित व्यवहार की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के परिवर्तन शिक्षा में किए जाने चाहिए, ये जो है काम करता है वो। तो यहाँ तक समझ में आया प्री एक्टिव जो है इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव स्टेज क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको अच्छे से कीजिएगा। अब आइए देखते हैं शिक्षण की क्रियाएं यानी शिक्षण संधान। अब हम जो ये सारी चीज़ें करते हैं उसमें हम किन किन चीज़ों को फॉलो करते हैं और डिटेल में। शिक्षण के उपयुक्त तीनों अवस्थाओं की अपनी विशिष्ट क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से शिक्षक अपना शिक्षण कार्य पूरा करता है। सबसे पहला है पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रियाएं। कौन सा प्री एक्टिव स्टेज में जो है कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, ये है क्वेश्चन। प्री एक्टिव स्टेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो टीचर करता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करता है, उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण, फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स, जो उसे पढ़ाना है उसका उद्देश्य, उसका ऑब्जेक्टिव बनाता है। शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व अपने पाठन के उद्देश्य निर्धारित करता है, वह उद्देश्य को व्यवहारिक परिवर्तन के संदर्भ में परिभाषित करता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं पूर्व व्यवहार तथा अनुभव, कक्षा स्तर, आयु, मानसिक योग्यताओं के आदि के आधार पर जो है ये निर्धारित करता है। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहला काम उद्देश्य बनाना, उद्देश्य का निर्धारण करना। अब आपको मैं आज ये पढ़ाने आई हूँ तो मेरे माइंड में तो आया ना कि अच्छा ठीक है आज मैं इन लोगों को जो है टीचिंग के स्टेजेस पढ़ाऊंगी कि टीचिंग के कितने स्टेज होते हैं। तो मेरे माइंड में आया कि हाँ इसको जो है ये पढ़ाने का मेरा मतलब ये रहेगा कि सबसे पहला मेरा मतलब तो यही था कि ये स्टेजेस इनको समझ में आए कि होता कैसे है। उसके बाद मेरा उद्देश्य ये था कि ये जब आप लोग इतने अच्छे से समझोगे तो इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे। तीसरा मेरा उद्देश्य ये था कि ये जब आप समझ जाओगे अच्छे से तो आप इसको एग्ज़ाम में उसी तरह से लिखोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो इस तरह से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जो है निर्धारित किया जाता है क्लास में जाने से पहले। और वो सारी चीज़ें उस बात पे, अब जैसे कि मान लीजिए आज मैं आपको स्टेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ा रही हूँ, अगर मैंने आपको टीचिंग पढ़ाया ही नहीं होता कि टीचिंग क्या है तो क्या स्टेजेस ऑफ टीचिंग में आपको पढ़ा पाती? बिल्कुल नहीं।
तो जो भी टीचर पढ़ाने जाता है जो भी टॉपिक, उसको पता ये होना चाहिए, उसको पता करना चाहिए कि बच्चे को जो है इस टॉपिक से रिलेटेड पहले जो चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, जिन टॉपिक का ज्ञान होने की ज़रूरत होनी चाहिए वो है या नहीं। जैसे मुझे अगर स्टेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ाना है तो आपको टीचिंग का नॉलेज होना चाहिए, टीचिंग की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो उसी तरह से टीचर जो है पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज रिलेटेड टू टॉपिक वो देखता है, बच्चों का बिहेवियर देखता है, बच्चों के सीखने का तरीका देखता है, बच्चों की एबिलिटी देखता है, कैपेबिलिटी देखता है और उसके बाद उद्देश्य निर्धारित करता है। दूसरा काम जो होता है हमारा प्री एक्टिव स्टेज में वो होता है पाठ्य वस्तु का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। शिक्षण उद्देश्यों के बाद शिक्षक निर्धारित उद्देश्य के अनुसार पाठ्य सामग्री या पाठ्य वस्तु का चयन करता है। पाठ्य वस्तु के चुनाव के समय पाठ्य वस्तु की प्रकृति, स्तर, स्वरूप, भाषा व प्रतीक के साथ साथ छात्रों के स्तर, आयु का आदि का भी ध्यान रखा जाता है। दूसरा जो है कंटेंट चुनता है। देखिए वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये कंटेंट पहले होना चाहिए और बाद में उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन ये पहले ही दे दिया गया है। तो आप चाहें तो पाठ्य वस्तु का चुनाव पहले लिखिएगा और उद्देश्य बाद में, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता है कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं तो हम उससे रिलेटेड उद्देश्य कैसे बना सकते हैं, है ना, कॉमन सेंस की बात। तो इसको जो है पाठ्य वस्तु का चुनाव ये 1 नंबर रखिएगा, ठीक है, इसको 1 नंबर कर दीजिएगा। कभी कभी बुक्स में भी प्रॉब्लम रहता है और इसको 2 नंबर कर दीजिएगा, सॉरी इसको 2 नंबर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम इसमें तो सबसे पहले कंटेंट चुनते हैं कि पढ़ाना क्या है। अब आपका पेपर 3 चल रहा है, पेपर 3 में कंटेंट तो मुझे चूज़ करना था ना कि मुझे क्या पढ़ाना है, तो उस तरह से कंटेंट चूज़ करने के बाद जो है उद्देश्य निर्धारित करते हैं। अब आइए शिक्षण शैली तथा तत्वों की व्यवस्था संबंधी कार्य। हाँ, शिक्षण शैली दैट मीन्स की टीचिंग स्टाइल, हम कैसे पढ़ाने वाले हैं ये चीज़ें भी हम पहले से ही डिसाइड करते हैं। पाठ्य वस्तु के चुनाव के पश्चात शिक्षक इस बात पर चिंतन करता है कि वह चयन की गई पाठ्य वस्तु को कैसे और किस शैली में पढ़ाए। इसके लिए वह पाठ के विभिन्न बिंदुओं को मनोवैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण ढंग से क्रमबद्ध करता है जिससे कि छात्र अधिक सरलता से इसे सीख सकें। अब शिक्षण शैली यानी टीचिंग जो स्टाइल होता है उसमें टीचर जो है बहुत बारीकी से देखता है कि मेरे पास जो बच्चे हैं वो किस तरह से सीखते हैं, उनको मैं जो है किस तरह से और सिखा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें देख करके जो है टीचर डिसाइड करता है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शिक्षण की व्यू रचनाओं के संबंध में निर्णय, डिसीजन मेकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग। स्ट्रैटेजी बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है, बिना स्ट्रैटेजी बिना प्लानिंग के तो क्लास लिया ही नहीं जा सकता है। इस क्रिया में शिक्षक छात्र की आयु, परिपक्वता, योग्यता आदि के आधार पर ज्ञान प्रदान करने के लिए इस बात पर चिंतन करता है कि वो शिक्षण की कौन सी व्यू रचना का प्रयोग करे ताकि छात्र सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सके। सभी प्रशिक्षण संस्थान छात्र अध्यापक को विभिन्न व्यू रचनाओं के विषय में इसलिए ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे कि वे कक्षा में सही व्यू रचना का मतलब होता है स्ट्रैटेजी बनाना। हम जो है बच्चों को सिखाने के लिए एक अपना ये कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो किस तरह के हैं। बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं तो उनके अकॉर्डिंग बनेगा, मीडियोकर है तो उनके अकॉर्डिंग बनेगा, मिक्स है तो उनके अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये स्ट्रैटेजी अपने बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। सो फ्रेंड्स हम देखेंगे फिफ्थ नंबर क्या है, शिक्षण युक्तियों का चुनाव। क्या है ये अब हम टीचिंग मेथड जो है हमारा टीचिंग टेक्निक है वो सारी चीज़ें चूज़ करेंगे। शिक्षक को कक्षा में जाने से पहले इस बात का निर्णय करना चाहिए कि पाठ्य वस्तु के किन किन शिक्षक बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षण के कौन सी शिक्षण युक्तियाँ, प्रविधियाँ, उदाहरण तथा सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स की ज़रूरत है। ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है और ये सारा काम जो है प्री एक्टिव स्टेज में आता है। कक्षा में कब प्रश्न करना है, कब एक्सप्लेनेशन देना है,
किस समय कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना है, शिक्षक को पहले से योजना बना लेनी चाहिए। ये सब का योजना जो है वो टीचर को पहले ही बनाना पड़ता है। फिर उसका मूल्यांकन कैसे करना है, किन विधियों द्वारा करना है, ये भी। अब आइए हम बात करेंगे अंत प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण। अभी मैंने आपको क्या बताया कि पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रियाएं, टीचिंग ऑपरेशन इन प्री एक्टिव स्टेज। तो इसमें सबसे पहले हमने रखा है इसको पाठ्य वस्तु का चुनाव। 1 नंबर में पाठ्य वस्तु का चुनाव पहले हम करते हैं, फिर उद्देश्य बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है शिक्षण शैली का और जो एलिमेंट्स जो हमें यूज़ करना है उसका हम जो है निर्धारण करते हैं। फिर उसके बाद जो है स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी से हमें पढ़ाना है। फिर उसके बाद शिक्षण युक्तियों का चुनाव करते हैं, जो टीचिंग मेथड हमें यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, कौन सा टीचिंग एड्स यूज़ करना है वो। तो इसमें 5 हो गए, ठीक है। पहले प्री एक्टिव स्टेज में 5 सब स्टेजेस हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। अब हम दूसरे स्टेज पे चलेंगे जो कि हमारा है इंटरएक्टिव स्टेज, यानी कि अंत प्रक्रिया अवस्था। और इसमें कौन कौन सी जो है हम सब स्टेजेस देखते हैं। सबसे पहला कक्षा आकार की अनुभूति, साइजिंग अप द क्लास। कक्षा में शिक्षक जैसे ही प्रवेश करता है वो कक्षा में बैठे हुए छात्रों पर एक सरसरी निगाह डालता है। इस प्रकार कक्षा आकार की अनुभूति करते हुए उसे पता चलता है कि कक्षा में अच्छे कमजोर कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ कहाँ से उसे शिक्षण व्यवस्था में सहायता मिलेगी और कौन से छात्र उसे सहयोग नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार से वो कक्षा में भौतिक नियोजन कर लेता है। देखिए, जैसे ही क्लासरूम में हम एंट्री लेते हैं तो एक बार क्लासरूम में पूरे अच्छे तरीके से देखते हैं। ये बहुत कम टाइम में होता है, ये माइक्रो सेकेंड में होता है, लेकिन हमें देखना पड़ता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कि सही जगह पे नहीं बैठे रहते हैं तो उन्हें सही जगह पे हम बैठाते हैं। और फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कि जहाँ से हमें क्वेश्चन करना है, या फिर जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो थोड़े से कमज़ोर हैं, तो उनके लिए हमें कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है और वो सब बताना है। वो सब हम अपने दिमाग में एक बार डाल लेते हैं फिर से। दूसरी ओर छात्र भी शिक्षक को देखकर यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि शिक्षक कितना योग्य है, कितनी प्रभावशीलता के साथ पढ़ा सकेगा। अतः शिक्षक को कक्षा में काफ़ी जागरूक रहना चाहिए। शिक्षक के हाव भाव, वेशभूषा, बोलने का ढंग आदि प्रभावशाली होना चाहिए, तभी छात्र प्रभावित हो सकेंगे, कुछ नया सीख सकेंगे। जैसे टीचर जज कर रहा है वैसे स्टूडेंट्स भी जज करते हैं, इसीलिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। क्या आप पहन कर जा रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से आप बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट स्टूडेंट पे पड़ता है। तो सबसे पहला जो इंटरैक्टिव स्टेज में हो गया कक्षा आकार की अनुभूति, कक्षा के में कैसे बच्चे हैं, कहाँ बैठे हैं, सब चीज़ों के एक बार अनुभूति। दूसरा है छात्रों का निदान, डायग्नोसिस ऑफ लर्नर। कक्षा के आकार की अनुभूति के तुरंत बाद शिक्षक यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि छात्रों का स्तर, पूर्व ज्ञान, योग्यताएं, क्षमताएं, अभिवृत्ति व अभिरुचियां कैसी है और छात्रों को कैसे और किस स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षक प्रत्यक्षीकरण से छात्रों की योग्यता आदि का निदान करता है या सूचनाएं एकत्रित करता है और उनके अनुसार शिक्षण की अनुक्रियाएं प्रारंभ करता है। देखिए, क्लासरूम में आप पहुंचते ही एक बार क्लासरूम का तो पूरी तरीके से जायजा ले लेते हैं। दूसरा जो स्टेज होता है, हम जो पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हम तो अपनी तैयारी करके आए हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ाने से पहले जो है बच्चों से वो सारी चीज़ें फिर से एक बार जानते हैं। जैसे प्रीवियस नॉलेज, बच्चों से हम बात करके उनसे पूछेंगे कि आप क्या इनके बारे में जानते हो, चलो बताओ। हमें जो टॉपिक पढ़ाना उससे पहले का टॉपिक से हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बच्चों से करते हैं। उसी से हमें पता चल जाता है कि कितने बच्चों को जो है प्रीवियस नॉलेज है और कितने को नहीं है, और हमें जो है किस स्टैंडर्ड से, किस लेवल से जो है पढ़ाना स्टार्ट करना है। अगर हमें ये पता चलता है कि इनको प्रीवियस नॉलेज बिल्कुल नहीं है जितना होना चाहिए, तो हम एक बार हाईलाइट उसका भी दे देते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। और पता रहता है कि हाँ, स्टूडेंट को पता है, जो क्वेश्चन आंसर के थ्रू पता चल जाता है, तो हम अपने स्तर से जो है स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से प्रत्यक्षीकरण, निदान और अनुक्रिया जो है दूसरे सब स्टेज में होती है इंटरैक्टिव में।
तो उनकी समस्याओं को समझने के बाद बच्चे कैसे हैं, क्या हैं, उनका निदान किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है, पहचाना जाता है। और उसके बाद तीसरा है क्रिया अथवा उपलब्धि या निष्पत्ति कार्य यानी अचीवमेंट और एक्शन ऑपरेशंस। शिक्षण में इनका संबंध उन क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं या उपलब्धि से है जो शिक्षक और छात्र के मध्य कक्षा के अंदर होती है। इन क्रियाओं को शाब्दिक अंतः प्रक्रिया या अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया में बांटते हैं। इनमें उद्दीपकों का चुनाव, उनका प्रस्तुतिकरण, पृष्ठपोषण, पुनर्बलन तथा शिक्षण युक्तियां या प्रविधियों का प्रयोग करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो ये जो हमारा काम होता है एक्चुअली में एक्शन होता है। हमने जो प्लानिंग करके लाए हैं उसको हम एक्शन में लेते हैं। उन सारी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें जो है हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, बच्चों से फीडबैक लेते हैं, बच्चों को जो है मोटिवेट करते हैं टाइम टू टाइम पे। जो मेथड हम सोच के गए हैं, जो स्ट्रैटेजी हम सोच के गए हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर जो है इसी का पार्ट है, ये हमारा तीसरा नंबर जो है इसी का पार्ट है। ये क्योंकि हम जो चीज़ें स्ट्रैटेजी बना कर गए हैं, जो प्लानिंग करके, उसको हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं वो तो लॉन्ग जाएगा ना। 40 मिनट का क्लास है तो 40 मिनट के क्लास तक जाएगा। तो उसमें हम जो चीज़ें करते हैं उसको हम एक बार पॉइंट में देख लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उद्दीपकों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली, शिक्षण उद्दीपन तथा अनुक्रिया, मतलब बच्चों को टाइम टू टाइम पे मोटिवेट करने के लिए, जिससे कि बच्चे जो हैं एक्साइटेड हों और ज़्यादा अच्छे से सीखें, वो चीज़ें जो हैं हम सिलेक्ट करते हैं। इसमें क्या है, शिक्षक छात्रों के समक्ष शाब्दिक अशाब्दिक उद्दीपन प्रस्तुत करता है। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता इन्हीं उद्दीपकों के चयन पर निर्भर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अच्छा बताओ कि इनमें से अगर जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया वो इस क्लास का जो है स्मार्ट बच्चा है। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन किया गया जिसने, और आप लोग सोचोगे ना कि अच्छा हाँ मैम के नज़र में मुझे अच्छा बनना है, मुझे जो है स्मार्ट का टैग मिलेगा। तो ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उसको हम उद्दीपक बोलते हैं, स्टिमुली बोलते हैं, जिसमें बच्चों को टाइम टू टाइम पे प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहित करके जो है उनको सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। दूसरा है उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण। उद्दीपन के चयन के पश्चात शिक्षक को उद्दीपक प्रस्तुत करने का काफ़ी सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले तो उसे उद्दीपक के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार कक्षा में प्रस्तुत किया जाए। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए यही बात अगर आप लोग को बोल रही थी कि आप बताइए कि कौन सब इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा वो स्मार्ट बच्चा है, तो होता है ना क्लास में ऐसा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो डायरेक्टली बोलने लगते हैं मैम हम लोग तो स्मार्ट नहीं हैं। मीन्स उस बात का जो है वो गलत मतलब और गलत जो है अर्थ निकालते हैं और क्लास को जो है डिस्टर्ब करने का ट्राई करते हैं। तो इसमें टीचर्स को जो है केयरफुल रहना चाहिए। जो भी स्टिमुली वो यूज़ करने जा रहे हैं वो ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे बच्चे हों जो उस स्टिमुली को गलत तरीके से ले लें या फिर क्लास को डिस्टर्ब करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन से हमारा तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जो विशेष अनुक्रिया की संभावना बढ़ाती है। देखिए होता क्या है, जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आपने आंसर दे दिया, तो मैं क्या बोलूँगी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, हाँ इस तरह से आंसर देना चाहिए, मतलब मैं आपकी तारीफ़ करूँगी। तो वो तारीफ़ जो करना हुआ वो हुआ रीइंफोर्समेंट। उसको क्या बोलते हैं, पुनर्बलन। मतलब मैंने आपने जो भी आंसर दिया उसको मैंने बोल सकते हैं कि आपको जो है अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करना जो है पुनर्बलन होता है। ये दो तरह से होता है, एक धनात्मक यानी पॉजिटिव और एक निगेटिव। मान लीजिए कि आपने जो आंसर दिया वो गलत है, तो मैं क्या बोलूँगी, अरे क्या बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो, वेरी बैड, ध्यान कहाँ था, इस तरह से जब मैं डांटूंगी आपको
तो ये निगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। इससे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये याद रखिएगा, कभी भी क्लास में निगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, मान लीजिए आपने गलत आंसर दिया तो मैं क्या बोलूँगी, अरे ऑलमोस्ट सही थे, यहाँ पे गलत हो गया, चलो ठीक है, एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया। तो इस तरह का जो हम वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो निगेटिव, मतलब वो गलत तो है बच्चा, उसको मैंने ये बता भी दिया कि तुमने जो आंसर दिया वो गलत है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में बताना। कभी भी रीइंफोर्समेंट में निगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं किया जाता है, ये माइंड में ध्यान में रखिएगा अच्छे से, ठीक है। अब हम तो यहाँ पे धनात्मक पुनर्बलन और ये ऋणात्मक पुनर्बलन, ये एक एक नंबर में पूछ सकता है कि ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है और धनात्मक पुनर्बलन क्या होता है। तो धनात्मक पुनर्बलन क्या है, वांछित व्यवहार को बार बार होने की संभावना में वृद्धि। मैं आपको अप्रिसिएट करूंगी, आपको आपके लिए अच्छी बातें बोलूंगी तो आपको लगेगा ना और करोगे, या फिर आपको किसी तरह से पुरस्कार दिया जाएगा, नया ज्ञान मिलेगा, कुछ भी ऐसा होगा जिससे कि आप एक्साइट होगे, ठीक है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। निगेटिव क्या होता है, ये होता है अवांछित व्यवहार रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब जो आपने किया वो सही नहीं था तो उसको रोकने के लिए दंड दिया जाता है, डांट फटकार दिया जाता है, ये निगेटिव होता है। चलिए अब हम देखेंगे 4th नंबर, शिक्षण युक्तियों का विस्तार। हमने जितनी भी स्ट्रैटेजी बनाई थी उसका हम यूज़ कर रहे हैं। शिक्षक कक्षा में छात्रों को नया ज्ञान देने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करता है, जिससे कि उसकी शिक्षण क्रियाएं अधिक उपयोगी बन सके। शिक्षण युक्तियों का विस्तार करते समय शिक्षक को पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण, अधिगम के प्रकार तथा छात्रों की पृष्ठभूमि, उनकी आवश्यकताएं, अभिप्रेरणाएं, अभिवृत्तियां आदि का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जो भी स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर रहे हैं उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें ये ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि बच्चों को जो है उस टॉपिक के बारे में उसके टॉपिक के प्रीवियस नॉलेज के बारे में पता हो, जो उसका बेस बनेगा। फिर उसके बाद से स्ट्रैटेजी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, स्टूडेंट्स को उससे बेनिफिट मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। अब हम आएंगे तीसरे में। कौन है तीसरा, पोस्ट एक्टिव स्टेज, उत्तर क्रिया अवस्था। देखिए इसमें कितना हुआ, इसमें 4 हुए, इसका सब स्टेजेस कितना हुआ, 4 हमारा। इसमें देखते हैं तो इसमें तो मूल्यांकन का काम होता है, इतना याद रख लीजिए, आपने पढ़ा लिया, अब उसके बाद आपको मूल्यांकन करना है। शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा। अब क्या है, आपने पढ़ा लिया, आपने जो टॉपिक पढ़ाया बच्चे को कितना समझ में आया है वो देखना है। तो बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आया या नहीं, जो चीज़ें आपने पढ़ाए उससे उन्होंने कुछ सीखा है या नहीं। शिक्षण खत्म होने के बाद शिक्षक शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप को परिभाषित करता है, जिसे मानदंड व्यवहार क्राइटेरियन बिहेवियर कहते हैं। इसके लिए वो छात्रों में आए वास्तविक परिवर्तनों की तुलना अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से करता है। देखिए क्लास आपने ले लिया है, ठीक है। अब आपने क्लास लेने से पहले तो उद्देश्य बनाए थे ना कि ये पढ़ने के बाद बच्चा ऐसा होगा, तो वो ठीक है जो आपने एज्यूम किया था कि हाँ इतना चेंजेस आना चाहिए और जो रियल में उनमें चेंजेस आया है वो दोनों चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। इसके लिए वह छात्रों में आए वास्तविक परिवर्तनों की तुलना अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से करता है। यदि अधिकतर छात्रों में वांछित परिवर्तन आ गया है तो इसका तात्पर्य है कि शिक्षण सफल रहा और उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई। अब उसमें हम कंपेयर करेंगे, अगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का आ गया कि जो उसने डिसाइड किया था, जो उसने उद्देश्य निर्धारित किया था वो मिल गया, इसका मतलब कि टीचिंग हमारा सक्सेसफुल रहा। नहीं मिला तो टीचिंग सक्सेसफुल नहीं रहा। अब हमारा दूसरा है इसमें मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन, सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट डिवाइसेस एंड टेक्निक्स।
शिक्षक छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन हेतु विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ तथा वैध प्रविधियों का चुनाव करता है। मूल्यांकन करते समय ऐसी प्रविधियों का चयन करना चाहिए जो ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा गत्यात्मक पक्षों का भी सही मूल्यांकन कर सके। क्रिटेरियन टेस्ट पर आजकल ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। देखिए होता क्या है कि जब हम पढ़ा लेते हैं तो बच्चों में चेंजेस आया या नहीं, ये हम जनरली देखते क्या है ना, ज्ञानात्मक रूप में सिर्फ देखते हैं कि उनके बुद्धि में चेंज आया कि नहीं, लेकिन एक्चुअली में हमने जो पढ़ाया है उनके भाव में, उनके बॉडी लैंग्वेज में भी चेंज आया है या नहीं, ये भी देखना होता है। तो इन तीनों चीज़ों में जो है कितने चेंजेस आए हैं, जितना हमने रियल में एक्सपेक्ट किया था, वो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो, और जो रियलिटी है, उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि सही है यानी तीनों क्षेत्र में, ज्ञानात्मक में भी, भावात्मक में भी और गत्यात्मक में भी। अब है प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। अब हमने ठीक है, हमने फाइंड आउट कर लिया, हमें रिजल्ट मिला। अब हमें रिजल्ट अगर निगेटिव मिला है तो इसका मतलब है कि हमें हमारी शिक्षण नीतियों में जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। अगर नहीं तो इसका मतलब है कि हमें हमारी शिक्षण नीतियों को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देखिए, मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक को अपने शिक्षण की कमियों तथा सीमाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः एक अच्छा शिक्षक मूल्यांकन से जानकारी प्राप्त करके अपने शिक्षण की नीतियों, व्यूह रचनाओं तथा प्रविधियों आदि में सुधार लाकर शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाने में लग जाता है। जब हमें मूल्यांकन का रिजल्ट पता चल जाता है तो हम अपने आप को इम्प्रूव करने में लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3। तो हमारे जो पोस्ट स्टेज है उसमें 3 सब स्टेजेस है। इस तरह से आप बना लेंगे। पूर्व अवस्था यानी प्री एक्टिव स्टेज, इसमें 5 सब स्टेजेस हैं। अंतःक्रिया अवस्था इंटरेक्टिव 4 हैं, इसमें 3 हैं। इस तरह से डायग्राम भी बना दीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमारी शिक्षण की अवस्थाएं और क्रियाएं खत्म होती है। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षण क्रियाओं का महत्व। जितने भी हमने टीचिंग ऑपरेशंस किए, प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव, इंटरएक्टिव, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया विभिन्न शिक्षण क्रियाओं का समग्र रूप है। तो अतः शिक्षण क्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। बिल्कुल, अगर हमारा शिक्षण क्रिया सही ढंग से ना हो, उसमें से 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में से कोई भी पार्ट अगर हम सही तरीके से ना करें, मान लीजिए कि हमने प्री एक्टिव सही तरीके से नहीं प्लानिंग की है, तो हमारा जो इंटरएक्टिव है वो अपने आप खराब हो जाएगा, और इंटरएक्टिव खराब होगा तो जाहिर सी बात है कि पोस्ट एक्टिव भी खराब होने वाला है। तो इस तरह से ये तीनों का सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है, शिक्षक को दिशा निर्देश मिलता है कि उन्हें कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व, कक्षा के समय तथा कक्षा के बाद क्या करना चाहिए। ऐसे करके जाने से क्या होता है ना, टीचर भी कॉन्फिडेंट रहता है और उसको भी लगता है कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ बिल्कुल सही है। वो स्टूडेंट्स में इम्प्रूवमेंट लाएगा ही लाएगा। दूसरा है, शिक्षण क्रियाएं शिक्षण चरों के स्वरूप को समझने में सहायता देती है। ये हमारा जो स्टेजेस है हमें जो है टीचिंग को बहुत डीपली समझने में जो है हेल्प करता है। इनको सुव्यवस्थित कर शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगर हम इनको मैनेजेबल वे में यूज़ करते हैं तो हमारा टीचिंग प्रोसेस अपने आप अच्छा हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। चौथा क्या है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में घनिष्ठ संबंध स्थापित करती है। बिल्कुल सही, ये क्रियाएं सूक्ष्म उपागमों के प्रयोग को बढ़ावा देती है। जो हमारे छोटे छोटे अप्रोचेस होते हैं, जैसे कौन से टेक्निक यूज़ करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, बच्चों पे ध्यान देनी, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उसमें जो है इम्प्रूवमेंट आता है और उसका यूज़ करने का जो है इनकरेजमेंट मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे इम्पॉर्टेंस जो 13 है, आई थिंक यस 13 ही है। इसको आपको लिखना है, बस 13 काफ़ी है।
इसको आपको लिखना है और इसको डील नहीं करना है। बस इसी तरह से 13 को लिख लीजिएगा कि इससे एक्चुअली में हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है। शिक्षण की स्मृति से लेकर चिंतन स्तर तक शिक्षण को प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। मतलब मेमोरी से लेकर के रीजनिंग एबिलिटी तक जो है, देखिए हम जब अपने स्टेजेस को सही कर लेते हैं तो बच्चों में तो डेवलपमेंट आएगा, तो उनके मेमोरी से लेकर के उनके रीजनिंग एबिलिटी तक को जो है बढ़ावा मिलता है। इन क्रियाओं के ज्ञान से छात्राध्यापक को शिक्षण के विभिन्न पदों से परिचित कराया जा सकता है। जो स्टूडेंट है, जो टीचर हैं, उनको भी हर एक स्टेजेस का पता चलता है। सेवारत शिक्षक भी इन क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त कर शिक्षण कौशल का विकास कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम अच्छा होता है तो अपने टीचिंग स्किल्स को और डेवलप करते हैं। शिक्षण की क्रिया अनुदेशन प्रारूप तैयार करने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है, और ये जो हमारा टेक्निक है ये बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर है, तो ये सही है। शिक्षण के मूल्यांकन के लिए उचित विधियों के विषय में निर्देशन देती है। छात्रों और शिक्षकों को ये क्रियाएं वास्तविक धरातल पर लाकर शिक्षण व्यवस्था सुधार के लिए प्रयत्नशील रहती है। ये सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं, लर्निंग कंडीशन जो है वो बनाती है। ये शिक्षण की क्रियाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करती है। जो इवेल्युएशन होता है, जो एनालिसिस होता है, जो सुपरवाइज होता है, वो सब जो है साइंटिफिक आधार पर होता है। अब देखेंगे शिक्षण एवं संबंधित संप्रत्यय। अब शिक्षण यानी टीचिंग एंड एजुकेशन में जो है क्या रिलेशन है, ठीक है, अब हम खुद जानते हैं। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से बताऊं। ये है एजुकेशन, ठीक है, ये है एजुकेशन। इसका एक पार्ट जो है वो टीचिंग है। टीचिंग तो इसका पार्ट ही है ना। एजुकेशन हमें देना है किसी को, तो हम किसके माध्यम से देंगे? टीचिंग के माध्यम से देंगे। तो ये मीडियम है इसका। शिक्षण एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाता है। सही बात है। शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास का एक साधन है। शिक्षण शिक्षा के अंतर्गत एक संकुचित प्रकरण है। टीचिंग जो है एक तरह से जो है बोल सकते हैं मीडियम है, ठीक है, एक मीडियम है शिक्षा को पहुंचाने के लिए। शिक्षा का स्वरूप व्यापक है। अगर दोनों में कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है एजुकेशन जो है व्यापक है और टीचिंग जो है इसका एक पार्ट है, तो ये संकुचित है। शिक्षण के उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्यों के अनुसार होते हैं। जो हम टीचिंग का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव बनाते हैं वो एजुकेशन के लक्ष्य के अकॉर्डिंग ही बनता है। शिक्षा के लक्ष्य राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक पक्षों पर आधारित होता है। शिक्षण औपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षा औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है। शिक्षण पाठ्यक्रम पर आधारित रहता है। इसमें लक्ष्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियां सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। तो ये तो है ही, ये शिक्षा कहाँ बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा व्यापक है। शिक्षण उसका एक पार्ट है। अब यहाँ पर शिक्षण और अधिगम में संबंध, जैसे मैं बता रही थी, जहाँ पे टीचिंग आता है वहाँ पे लर्निंग तो आएगा ही। तो रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना, अतः शिक्षण, देखिए शिक्षण का कार्य ही, टीचिंग का कार्य ही होता है इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको सही तरीके से चलाने के लिए, लर्निंग को। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी हम देखेंगे कि शिक्षण के जो है क्या कार्य हैं, किसको लेकर के, हमारे लर्निंग को लेकर के। शिक्षण अधिगम में संबंध, शिक्षण की विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि शिक्षण अधिगम एक बहुत नज़दीकी संबंध है। जब शिक्षण की बात आती है तो बिना अधिगम के अधूरी रहती है। जब अधिगम का जिक्र होता है तो बिना शिक्षण की चर्चा के अधूरा ही रहता है। अब जैसे प्रीवियस क्लास में ही था तो वो एक्चुअली में तो ये टीचिंग ही चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने बोला हमारा टीचिंग में है नहीं, तो हो जाता है। लेकिन हम जब देखते हैं इन दोनों को साथ में तो ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ज़्यादा अगर मैं इसमें बोलूँ तो ज़्यादा तो देखा जाए तो टीचिंग का ही काम है, लेकिन टीचिंग जो भी काम करता है वो लर्निंग को अच्छा बनाने के लिए ही करता है, लर्निंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए करता है। ठीक है,
चलिए, शिक्षण एवं अधिगम को एक साथ देखा जा सकता है। शिक्षण किसी भी चीज का कोई भी विषय वस्तु हो तथा ये किसी भी स्तर का हो, ये इसका एक ही उद्देश्य होता है, प्रभावशाली अधिगम। जो मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रही हूँ वही चीजें जो है यहाँ पे बुकीज लैंग्वेज में है। टीचिंग का एक ही उद्देश्य होता है, लर्निंग को प्रभावशाली बनाना। जब अधिगम प्रभावशाली होता है तभी शिक्षण की प्रभावशीलता मानी जाती है। प्रभावशाली शिक्षण के क्षेत्र के सभी अनुसंधान अध्ययनों में अधिगम की प्रभावशीलता को आधार माना जाता है। शिक्षण अब अधिगम का अभिन्न अंग माना जाता है। प्रत्येक शिक्षण प्रक्रिया का अंत अधिगम ही होता है। शिक्षण छात्रों तथा शिक्षकों के मध्य की एक परस्पर क्रिया है जिसका उद्देश्य अधिगम उन्मुखी होता है। शिक्षक शिक्षण की व्यवस्था करता है, छात्र उस व्यवस्था से गुजरकर अधिगम की प्राप्ति करता है। शिक्षण बाह्य प्रक्रम है तथा अधिगम मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है। शिक्षण के उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन के पदों में लिखे जाते हैं। अतः शिक्षण के उद्देश्य और अधिगम के उद्देश्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब यहाँ पे इस बर्नार्ड के ये डायग्राम से समझिए, ये है हमारा छात्र, ये है स्टूडेंट, ये है लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, ये है लर्निंग, ये है हमारा टीचर। इसमें जो है ये अधिगम की प्रक्रिया है, ये हमारी अधिगम की प्रक्रिया। आप खुद देखिए, स्टूडेंट और टीचर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों जो है अधिगम की प्रक्रिया के दोनों साइड है और ये वो सारा काम करता है जो इसके लिए सही हो, जो इसके लिए यूज़फुल हो, जो इसके लिए इसके कामों को जो है इजी बनाए, अधिगम प्रक्रिया को जो है इजी बनाए, लर्निंग को सक्सेसफुल बनाए। तो ये इसीलिए किया ही जाता है, यही है रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं शिक्षण और प्रशिक्षण। अब हम देखेंगे टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। शिक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है जो छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन, परिमार्जन, परिष्करण तथा सुधार लाना तथा छात्रों के व्यवहारों में सुनिश्चितता लाना। प्रशिक्षण का प्रमुख ध्येय, प्रशिक्षण का यानी कि ट्रेनिंग का प्रमुख ध्येय है प्रशिक्षणार्थियों में वांछित परिवर्तन लाकर उनमें वांछित कौशल एवं दक्षताएं विकसित करना। देखिए, मैं अगर बोलूं टीचिंग जो है उसका बहुत वो वाइड होता है। ट्रेनिंग जो है एक छोटे से पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को लेकर के ट्रेनिंग दिया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के ट्रेनिंग दिया जाता है। और ये जो टीचिंग है इसमें सभी चीज़ें शामिल होती हैं, एक ही टॉपिक नहीं होता, इसमें सभी टॉपिक शामिल होते हैं और उसके बाद टीचिंग प्रक्रिया होती है। लेकिन दोनों का काम वही है, अपने काम में के अनुसार जो है जो शिक्षार्थी हैं उनमें वांछित चेंज लाना, उनके व्यवहारों में वांछित चेंज लाना। ग्रीन महोदय के अनुसार वांछित व्यवहार के प्रशिक्षण में बुद्धि के प्रकटीकरण की मात्रा का अनुपात जितना ज़्यादा होगा उतनी सरलता से शिक्षण और प्रशिक्षण को एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। वांछित व्यवहार में जिस अनुपात में बुद्धि का प्रकटीकरण नहीं होता उस अनुपात में हम प्रशिक्षण पद का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु शिक्षण का नहीं। इन्होंने भी शिक्षण को जो है वाइड बताया है। वांछित व्यवहार के प्रशिक्षण में बुद्धि के प्रकटीकरण की मात्रा का अनुपात, मतलब जितना बुद्धि ज़्यादा यूज कर रहे हो वो उसके अकॉर्डिंग शिक्षण या प्रशिक्षण कहलाता है। अगर कम बुद्धि यूज हो रहा है तो वो प्रशिक्षण है। अगर अनुपात देखते हैं, अगर वो ज़्यादा यूज हो रहा है मतलब वो शिक्षण है। शिक्षण किसी भी वस्तु के सैद्धांतिक पक्षों तथा ज्ञान के प्रतिपादन से संबंधित होता है और प्रशिक्षण का सीधा संबंध व्यवहार परिवर्तन तथा दक्षता विकास से होता है। तो इस तरह से शिक्षण जो है आप देख सकते हैं कि शिक्षण में सैद्धांतिक पक्ष होता है, मतलब कि हम कुछ रूल्स के साथ चलते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल भी होता है, लेकिन ज़्यादा सैद्धांतिक होता है।
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ज्ञान देते हैं। प्रशिक्षण का संबंध ज़्यादातर जो है आपके प्रैक्टिकल चीज़ों से होता है। ट्रेनिंग में हम प्रैक्टिकल चीज़ें ही करवाते हैं और हम टीचिंग में क्या करते हैं, जो है सैद्धांतिक यानी थियोटिकल चीज़ें करवाते हैं। शिक्षण ज्ञान प्रदान करता है, प्रशिक्षण उसे आगे की राह दिखाता है। जो ज्ञान हमें टीचिंग से प्राप्त होता है, ट्रेनिंग में उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी राह पे हम चलना सिखाते हैं, यही है डिफरेंस। ठीक है, शिक्षण आधार प्रदान करता है और प्रशिक्षण उस आधार पर महल का निर्माण करता है। सिंपल। चलिए अब देखेंगे टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। शिक्षण और अनुदेशन में एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल है। अब जैसे टीचिंग में, अब मैं इसको थोड़ा सा बताऊं, ये जो हमारा टीचिंग है इसका एक पार्ट है अनुदेशन, इसका एक पार्ट है अनुदेशन जिसको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। इंस्ट्रक्शंस यानी हम सूचना देते हैं, हम सूचना दे करके कोई काम करवाते हैं, वो होता है इंस्ट्रक्शंस। लेकिन ये टीचिंग का एक, आप बोल सकते हो, हथियार है, पूरा टीचिंग नहीं हो सकता। परंतु एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। शिक्षण में अनुदेशन निहित हो सकता है, टीचिंग में ही जो है इंस्ट्रक्शंस आता है। टीचिंग का जो है एक, बोल सकते हैं दायां हाथ या बायां हाथ, जो बोलिए, वो है इंस्ट्रक्शंस। अनुदेशन से हमारा तात्पर्य उस क्रिया से है जिसमें प्रशिक्षण नहीं आता, उसमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। इंस्ट्रक्शंस में सिर्फ सूचनाएं दी जाती हैं, आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको काम करना कैसे है, उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं आती हैं। अनुदेशन में छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य अंतःक्रिया का होना आवश्यक नहीं है। हमें जो सूचना देना है हम दे देंगे, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे सामने में रहें। वो रिकॉर्डेड सूचना हो सकता है, वो लिखित सूचना हो सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जबकि शिक्षण के माध्यम से ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक तीनों ही पक्षों का विकास होता है। ठीक है, और ये हमारे इंस्ट्रक्शंस में सिर्फ ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। मतलब उनकी बुद्धि, मतलब उनको सूचना दी जा रही है तो उनके दिमाग के लिए दी जा रहा है, उनकी भावना उससे इफेक्ट हो रही है या नहीं, उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रहा है नहीं, उससे मतलब नहीं है। उनका मतलब क्या है, हमने जो सूचनाएं दी आप तक पहुंच जाए, आप उसको समझें और उसके बाद जो करना है सो करिए। अब यहाँ पे देखिए, शिक्षण, अनुदेशन और अधिगम तीनों को, शिक्षण का प्रमुख तथ्य पारस्परिक अंतः प्रक्रिया है। मतलब कि शिक्षण का मेन जो पॉइंट होता है वो टीचर एंड स्टूडेंट में अंतः क्रिया करना होता है, इंटरेक्शन करना होता है। अनुदेशन में छात्र और शिक्षक के मध्य पारस्परिक अंतः प्रक्रिया नहीं होती। शिक्षण और अनुदेशन के माध्यम से सीखने और अनुभव के प्रदान किए जाते हैं और उनके व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। अधिगम जो है शिक्षण से प्रभावित होता है, अनुदेशन से प्रभावित होता है। शिक्षण का भी मोटो यही है कि अधिगम जो है सही तरीके से काम करे, अनुदेशन का मोटो यही है कि जो हम सूचनाएं दे रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो आपको पता चल जाए। शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है, शिक्षण के अंदर ही जो है अनुदेशन होता है, ये इसी का पार्ट है। अनुदेशन को शिक्षण नहीं कहा जा सकता, इंस्ट्रक्शंस को शिक्षण नहीं कहा जा सकता, किंतु इसमें अधिगम निहित होता है। लेकिन हम जो सूचनाएं दे रहे हैं वो सूचनाएं अधिगम की ही कहलाती है, हम आपको सिखाने के लिए ही वो सूचना दे रहे हैं, तो अनुदेशन के अंदर जो है अधिगम है। ठीक है, अधिगम के लिए शिक्षण तथा अनुदेशन सहायक है लेकिन आवश्यक नहीं है। अधिगम के लिए हमारा टीचिंग और अनुदेशन जो है सहायक है, हेल्पिंग है, बट ये बोल दे कि मस्ट है तो नहीं। शिक्षण से ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास किया जाता है, इससे सिर्फ ज्ञानात्मक होते हैं। अधिगम इनके प्रभाव का परिणाम है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक सारे पक्षों का परिणाम जो है अधिगम है। ठीक है, 4th नंबर रहने दीजिए, 5th से देखिए, इसी को 4th बनाइएगा। शिक्षण पर सामाजिक, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सैद्धांतिक सभी का जो है प्रभाव पड़ता है शिक्षण पर, क्योंकि हम इसमें जो है बच्चों की सोशल लाइफ, साइकोलॉजिकल लाइफ सबको देख करके पढ़ाते हैं। अनुदेशन भौतिक विज्ञान है
के प्रदा और प्रक्रिया पर है, मतलब से सूचनाएं देने से मतलब इसको। अधिगम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। शिक्षण शिक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है, सही बात है, जो छात्रों से अधिक परिपक्व होता है और मैनेजर, गाइड, मित्र तथा सहायक की भूमिका निभाता है। अनुदेशन प्रदान करते समय शिक्षक छात्रों की अपनी अधिगम गति का ध्यान रखता है। अनुदेशन के लिए शिक्षक का होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये लिखित रिकॉर्डेड हो सकता है, वहाँ पे टीचर रहे ये जरूरी नहीं। अनुदेशन मशीनों के द्वारा भी दिया जा सकता है। अधिगम शिक्षक के द्वारा कम परिपक्व तथा कम शिक्षित छात्रों को सामान्यतः प्राप्त होता है। शिक्षण में अनुबंधन, कंडीशनिंग, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शंस, प्रतिपादन यानी इंडोक्ट्रिनेशन एक सतत क्षेत्र के रूप में समावेशित है। टीचिंग में हमारा जो है कंडीशनिंग भी है, ट्रेनिंग भी है, इंस्ट्रक्शंस भी है और हमारा इंडोक्ट्रिनेशन भी है, प्रतिपादन यानी इम्प्लीमेंटेशन भी है और एक सतत प्रक्रिया है, एक बहुत वाइड प्रोसेस है जिसके अंदर ये सब कुछ आता है। अनुदेशन के लिए प्रशिक्षण पूर्व आवश्यकता है। अनुदेशन के लिए ट्रेनिंग जो है बहुत ज़रूरी है, किस तरह से आपको इंस्ट्रक्शंस देना है वो उसके लिए। अधिगम में गेने द्वारा की गई 8 प्रकार की अधिगम परिस्थितियां महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। यह स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक सीमित किसी प्रकार का भी हो सकता है। हाँ, मेमोरी पावर से लेकर के, मेमोरी पावर का मतलब क्या हुआ कि रटने से, टीचिंग जो है आप रट के भी कर सकते हो ना, तो मेमोरी पावर से लेकर के आपके जो है रीजनिंग एबिलिटी तक भी हो सकती है। अनुदेशन में सोचने, विचार करने तथा सामान्य करने की योग्यता की आवश्यकता होती है। अधिगम भी अधिगम स्थितियों के अनुसार स्थितियों के अनुसार स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, 9 नंबर रहने दीजिए। तो आपका टोटल जो है पॉइंट्स बने कितने, 7। टोटल पॉइंट्स कितने बन गए, 7। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स हुए और हमारा आज का टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। अब इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम लेकर आएंगे। अभी इसमें हमने जो जो किया, देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, जो इसके स्टेजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।